हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मत लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। 1786 से लेकर 1788 तक बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना और कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक कमेंट हमें हौसला देता है ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी अच्छे से करें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तमुक अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वह स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। इस पर पुलिस ऑफिसर हैरान होते हुए कहता है, क्या पुलिस ऑफिसर? फिर एक पल रुकता है और ऑफिसर आगे कहता है, मिस्टर समूह, क्या आपको पूरा यकीन है कि वह एक पुलिस ऑफिसर हैं? इस पर समूह जवाब देता है, ऑफिसर, ये सच है, यहाँ तक कि वह इस वक्त अपने साथियों के साथ किसी ऑफिशियल काम से ही यहाँ आई है और यहाँ पर बैठकर बातें कर रही हैं। आखिर क्या हुआ है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। अब फिर से एक पल रुकता है और पुलिस ऑफिसर आगे कहता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में ही हम सभी को कोई गलतफहमी हुई है? इतना कहने के बाद ऑफिसर कुछ सोचने लगता है और फिर एक पल के बाद कहता है, मिस्टर समूह, दरअसल विषय इतना गंभीर है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आपकी पद पर प्रतिष्ठा और सच्चाई को ध्यान में रखते हुए मैं कम शब्दों को आपको इस विषय की जानकारी देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको वादा करना होगा कि इस बात को आप खुद तक ही रखेंगे। समूह मुस्कुरा देता है और आप निश्चय ही। इसके बाद ऑफिसर अपनी बात को पूरा अच्छे से समूह के सामने अपनी बात को रखता है। फिर समूह मुस्कुराकर कहता है, ऑफिसर, अभी आपने जो कुछ भी कहा है मैंने कुछ नहीं सुना है, लेकिन फिर भी अपने पुराने दोस्त और अपने सामने मौजूद एक जिम्मेदार ऑफिसर की मदद के लिए मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि वह लड़की निश्चय तौर पर यहाँ आपकी मदद के लिए आई होगी, ना कि आपकी समस्याओं को बढ़ाने के लिए। वह काबिल और नामी ऑफिसर है। शायद सीक्रेट मिशन होने की वजह से आप सभी के बीच में इस तरह की कोई गलतफहमी पैदा हुई है। शायद आज मुझे आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाना होगी। इट्स ए माई कंफ्यूजिंग करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि मैं आपकी कंफ्यूजिंग को अचानक से दूर कर दूं। समूह और पुलिस ऑफिसर उन तीनों के पास जाते हैं। पुलिस ऑफिसर अपने साथियों के हथियारों के नीचे करने का इशारा करता है। पुलिस ऑफिसर भूमि से कहता है, जब तक आपके पास मिशन नहीं है तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आपकी कोई मदद भी नहीं ले सकते। माफ कीजिए, यहाँ तक कि हम आपको भरोसा भी नहीं दिला सकते। तो मिस्टर समूह कहने पर भी मैंने आप सभी को छोड़ा है और मैं उनके व्यवहार का और उनकी बातों का अच्छे से आदर करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना ही होगा। कागजी काम करना कितना जरूरी है यह आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप भी अपने एरिया की एक बहुत बड़ी और नामी पुलिस इंस्पेक्टर है। आज योद्धा हो इससे पहले कि भूमि आगे कुछ कह पाती, कोटिल कहता है, आपको जो भी जरूरी कागज चाहिए वह हमारे पास है। आप जानते हैं कि फिर इस विषय पर इतना गंभीर है कि बिना किसी देरी के हमारे लिए यहाँ पहुँचना बहुत जरूरी था। शायद इसलिए हम उन जरूरी कागजों से पहले पहुँच गए जिसे हमसे पहले आप तक पहुँचना था। यह सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी।
एक पल के किसी के लिए मौत बनकर आगे बढ़ रहा है। इस वजह से यह एडवेंचर काफी रोमांचक भरा रहा। कौटिल्य की बात सुनकर अर्जुन सिंह और भूमि उसकी ओर देखने लग जाते हैं, लेकिन अपने चेहरे के हाव भाव को संभाल लेता है ताकि सामने वाला ऑफिसर उन पर किसी तरह का कोई शक न करे। वह दोनों की यह देखना चाहता था कि कौटिल्य ने क्या दिया है, और इसके बाद कौटिल्य अपना लैपटॉप खोलता है और पुलिस ऑफिसर को उन सभी के पेपर सॉफ्ट कॉपी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखा देता है। ऑफिसर उत्सुकता से उस लैपटॉप को अपने हाथ में ले लेता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर कुछ देर तक सभी बारीकियों को अच्छे से जांच करता है। अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद कौटिल्य की तरफ देखता है। अब कौटिल्य आगे कहता है, मुझे उम्मीद है कि अब आपके डिपार्टमेंट को सारी की सारी सॉफ्ट कॉपी मिल चुकी होंगी। प्लीज ऑफिसर, आप एक बार फोन करके पूछ सकते हो। कागजों को देखने के बाद वह समूह कौटिल्य की सभी बातों को सुनने के बाद ऑफिसर को उनकी बात पर विश्वास हो जाता है, इसलिए सच को तुरंत जान लेता है जरूरी होती है। इसलिए पुलिस ऑफिसर एक तरह चला जाता है और फोन पर अपने हेड ऑफिस में बात करने लग जाता है। ठीक इसी वक्त कौटिल्य भूमि के करीब आता है और धीमी आवाज में बड़े प्यार से कहता है, तुम्हें अस्पताल में अपने फोन को डायरेक्ट फोन कॉल करने की क्या जरूरत थी? जब हम वहाँ पर छानबीन कर रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसका फोन? तुम मेरा फोन भी यूज कर सकती थी भूमि। तुमने ऐसी नादानी और नासमझी की बात कैसे की? मुझे तुम पर दया भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। क्या बताऊं मैं तुम्हें? तुम इतनी बड़ी ऑफिसर होने के बाद भी इतनी छोटी सी गलती कैसे कर सकते हो? एक छोटी सी गलती जब हम करते हैं बिना सोचे समझे, वो बाद में बहुत बड़ी गलती हमारे लिए साबित होती है लाइफ की। इसलिए आगे से ऐसी कोई गलती मत करना और प्लीज कुछ करने से पहले मुझसे जरूर राय लेना। कौटिल्य अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है, अगर तुम खुद ही नहीं करना चाहती थी तो मुझे मौका दे देती। मुझे भी अच्छा लगता कि हाँ, आकर मैंने कोई तो अच्छा काम किया है। आखिर मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए, ताकि तुम ऐसी किसी भी मुसीबत में ना फंसो। कौटिल्य की बात सुनकर भूमि को गुस्से से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन भूमि कुछ बोल पाती उससे पहले ही कौटिल्य आगे कहता है, देखो तुम्हारा यह दोस्त समूह सही वक्त पर तुम्हारे और हम सभी को बचाने के लिए आ गया। अगर यह बीच बचाव नहीं करता तो पुलिस ऑफिसर हमारी कोई भी बात नहीं सुनता और नहीं मानता। खुद को सही साबित करने के लिए हमारा सारा वक्त जाया हो जाता। हमें इसकी मदद लेनी चाहिए। आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। ऑफिसर ने जरूर समूह को ये सब बता दिया होगा, इसलिए इससे कुछ छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं कोई फायदा है। कौटिल्य की बात सुनकर अर्जुन भी सुन रहा था। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अर्जुन से कहता है, मुझे लगता है कि कौटिल्य की बात बिल्कुल सही है। अब तक भूमि का गुस्सा कुछ कम हो चुका था और कहती है, वह सब बात की बातें हैं। फिलहाल यह बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया? भूमि की बात कौटिल्य एक बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है उसके चेहरे पर। अब भूमि फिर से खुद को ही जवाब देती हुई कहती है, कैसे किया? तो मुझे ये बताओ कि तुमने क्या किया और अब ये पुलिस ऑफिसर क्या करने की कोशिश कर रहा है? कौटिल्य इस मुश्किल सी बात का आसान सा जवाब देते हुए इन सवालों के जवाब जानने से ज्यादा अभी हमारे लिए समझ लेना जरूरी है कि अब उनके लिए हम तीनों ऑफिसर हैं। वह हमारी मदद लेगा और हमारी मदद करने के लिए। कौटिल्य की बात सुनकर अर्जुन सिंह और भूमि की एक साथ उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते हैं। भूमि धीरे से पूछती है, तुम ऑफिसर कब बने
और इसकी क्या जरूरत थी। इससे पहले कि भूमि आगे सवाल की बौछार कर दी तभी कौटिल्य जवाब देता है। कौटिल्य मुस्कुरा कर कहता है, ऑफिसर अभी थोड़ी देर पहले ही बना हूँ, बस कागजों में ही। इस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महसूस कर सकता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर होना कितना प्राउडली होता है। फिर भूमि मजाक के अंदाज में पूछती है, इस बारे में तुम क्या कहते हो? क्या मुझे भी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए? सुनकर अर्जुन सिंह के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह भूमि के माथे पर बल दिखाई दे सकता था। इससे पहले कि वह गुस्से में कुछ कहती, कौटिल्य अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं, क्योंकि अगर उन लोगों ने मुझे अपने साथ आने से मना कर दिया तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाता? तुम तो जानती ही हो। यहाँ पर आगे की बात को अर्जुन सिंह पूरी करता है। हमारी मदद करने के लिए आए हैं। अर्जुन सिंह की इस बात पर कौटिल्य अपनी गर्दन हिला देता है और वहीं भूमि के चेहरे के हाव भाव सामान्य हो जाते हैं। अपने डिपार्टमेंट में बातचीत के बाद ऑफिसर यहाँ पर आ जाता है और कुछ ही देर पहले उनके बारे में पूछताछ करने लग जाता है और ऑफिसर डिटेल भेजता है और कुछ ही देर में अपनी बातचीत पूरी करने के बाद ऑफिसर दोबारा उन सभी के पास आ जाता है। फिर अर्जुन कौटिल्य और भूमि की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी ऑफिसर्स, हमारी वजह से आपको असुविधा हुई। आप तो जानते ही हैं हमारा काम करने का तरीका, तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ हुई हो। लेकिन अब हम मिलकर हर एक काम को साथ में करेंगे। आपके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स मुझे मिल चुकी है और आप तीनों कितने बड़े और कितने अच्छा अपना काम करते हैं और अपने हर कर्तव्य का पालन करते हैं, ये सब मुझे मिल चुका है उनके बारे में डिटेल। थैंक यू सो मच। सही वक्त पर अपनी बात को संभाली। पुलिस ऑफिसर की बात सुनने के बाद अर्जुन और भूमि एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। दोनों के दिमाग में एक ही तरह का सवाल चल रहा था, आखिर कौटिल्य ने क्या किया और कैसे। कुछ देर अपने कसरत करने के बाद दोनों बिना कौटिल्य से पूछे इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि कौटिल्य एक मजा हुआ हैकर है और उसने कहा कि हमारी मदद के लिए हमारे साथ चलना चाहता है, इसलिए उसने अपना काम बखूबी निभाया है। पूरा यकीन हो चुका था कौटिल्य ने जो कुछ भी किया था वह कानून के दायरे में होकर या कानून के दायरे से बाहर जाकर किया था, लेकिन इसकी भनक सभी एनी के पीछे चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में एनी एक डिवाइस के पास जाकर रुक जाती है। बाकी सभी भी वहीं रुक जाते हैं। एनी अगले कदम पर इंतजार करने लग जाती है। अब एनी कहती है, आपका डी प्रोजेक्ट आप सभी के सामने है। ऐसा कहकर वह डिवाइस पर टच करती है। इस वक्त सभी जहां पर खड़े थे वहीं अपनी आंखों से ठीक सामने चौकर 6x6 की करीब 4 फीट ऊंची स्टेज जैसी जगह बनी हुई थी, जिस पर लाइट से बनी हुई थी इमेज दिखाई देने लगती है। जैसे ही तीनों बच्चे उसे देखते हैं वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिस डिवाइस से यह आकृति सामने बन रही थी उसी से इस प्रोजेक्ट के एक एक पहलू की वित्तीय जानकारी आवाज के रूप में सुनाई दे रही थी। इस वक्त तीनों बच्चों के चेहरे देखने लायक थे। उनकी आंखें चमक उठी थी, उनके मुंह खुले रह गए थे। इस हैरानी की वजह 3D प्रोजेक्ट नहीं था, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट देखना उनके लिए सामान्य बात थी। यदि आश्चर्य की कोई बात थी तो वह ये थी प्रोजेक्ट में किया गया काम, जो कि मारवा हाउस के वास्तविक धरातल पर उतरने वाला था। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है वैसे वैसे धीरे धीरे तीनों बच्चों की हैरानी बढ़ती जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आर्यन और अलेक्जेंडर के चेहरे की हैरानी उदासी में बदल जाती है।
कुछ ही पलों बाद प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। प्रोजेक्ट के आने वाला आवाज सुनाई देती है, बंद हो जाती है, लेकिन अभी भी वह आकृतियां दिखाई दे रही थी जो इस प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। एनी ने अभी तक विजुअल इम्पैक्ट के बारे में बात की थी। रिया खुशी से उछलते हुए कहती है, वाओ, इट्स एनी ब्लियर्स। जगह के चारों तरफ घूम घूम कर उन्हें आकृतियों को आगे पीछे की ओर देखने लग जाती है। अच्छी तरह से देखने के बाद कुछ पलों तक वह अपनी उत्तेजना को इसी तरह दर्शाती रहती है और उसके बाद वह रुक जाती है। फिर आश्चर्य के साथ आराम से खड़ी हो जाती है। आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, देखो आर्यन, कौन यकीन करेगा कि एक ऐसा कहकर कि आर्यन के चेहरे और देखती है, लेकिन जैसे ही वह आर्यन का उतरा हुआ चेहरा देखती है, बोलते हुए वो रुक जाती है। वह अपनी बात को पूरी नहीं कर पाती। अपनी बात को बदलते हुए वह पूछती है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? ऐसा कहकर वह अपना हाथ अलेक्जेंडर की तरफ कर देती है। अलेक्जेंडर की ओर देखते ही तुम्हें अलेक्जेंडर इतना कहने के बाद जब उसका ध्यान अलेक्जेंडर के चेहरे की तरफ जाता है तो उसके चेहरे पर उतनी ही मायूसी दिखाई देती है। रिया को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके दोनों भाई किसी खास वजह से मुंह लटकाकर खड़े हुए हैं। अब वह अपना हाथ नीचे करके ध्यान से उनके चेहरों की तरफ देखती है और उसके बाद रोशनी में बनी हुई आकृतियों को देखती है। कुछ ही पलों में अपने दोनों भाइयों के मन की बात समझ जाती है। जहां दोनों भाइयों के चेहरे पर केवल परेशानी दिखाई दे रही थी, अब रिया की आंखों में मोटे मोटे मोती की तरह आंसू आ जाते हैं और वह रोहित की तरफ देखती है। रोहित और अनिका दोनों ही शांत चेहरे से अपने बच्चों की देख रहे थे। जैसे ही रिया की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, रोहित को अपने शरीर में करंट सा झटका महसूस होता है। वह अपने तीनों बच्चों से इतिहास मोहब्बत करता था, लेकिन बात जब रिया की आती तो वह बिल्कुल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता था। उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता था। उसमें रोहित की जान बसती थी। प्रिया कहती थी, इस तरह लोगों को क्या आपको भी हमारे यहाँ नहीं होने का एहसास नहीं होगा? आप दोनों पहले ही बहुत बिजी हैं। थोड़ा बहुत हमें टाइम देते हैं, लेकिन आप वो भी नहीं हमें दोगे, क्योंकि आप दोनों के पास हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं है। आप दोनों अपने अपने मकसद में लगे रहते हो। कभी हम बच्चों का ख्याल नहीं करते। अगर हमारे बारे में सोचो तो हमें भी अपने मॉम डैड के साथ रहना बहुत पसंद है और हम हमेशा ही अपने मॉम डैड और अपनी फैमिली के साथ ही रहेंगे। और रोहित को फिर आगे कहती हैं कि डैड, दरअसल बात ऐसी है, अगर आप चाहो तो हमें हॉस्टल में भेज सकते हो, लेकिन हम आपके बिना नहीं रह सकते और कहीं ना कहीं आप भी हमारे बिना नहीं रह सकते। इसलिए प्लीज़ हमें कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक साथ बैठकर अच्छे से काम कर सकते हैं। और रही बात कहीं ना जाने और जाने की, अब हम घर पर भी रहेंगे तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपका जो दिल करे, जो मन करे, आप वो काम कर सकते हो। इसलिए बस मैं लास्ट में यही कहूँगी कि डैड, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तभी रोहित कहता है, कहते कहते चुप हो जाता है और रोहित की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो रिया को अपने पास बुलाता है और गले से लगा लेता है। कुछ टाइम के लिए दोनों तो रिया ऐसे ही आराम से एक दूसरे के लिए अपना प्यार दर्शाते रहते हैं। फिर रोहित अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ भी इशारा करता है। वे दोनों भी अपने डैड के पास आ जाते हैं और उन्हें भी अपने गले लगा लेते हैं। फिर रोहित आराम से खड़ा होता है और कहता है कि तुम अब आराम से लेट जाओ, नेक्स्ट डे हम बात करते हैं और मुझे भी अपने रूम की तरफ जाने दो। अनिका, जो कि दूर खड़ी आराम से एक पिलर के पीछे छुपी हुई थी, क्योंकि अनिका
यहाँ पर नहीं खड़ी होकर ये सब देखना चाहती थी और नहीं फेस करना चाहती थी फेस टू फेस, इसलिए वो आराम से छुप कर ये सब देख रही थी। रोहित जब अपने रूम की तरफ जाता है तो अनिका उसके सामने आ जाती है और रोहित के बिना कुछ कहे रोहित के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। रोहित उसे शांत करता है और कहता है कि अनिका, हमारे बच्चे काफ़ी समझदार हैं, या ये कहे कि हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए बच्चों की फिक्र तुम अब बिल्कुल भी मत करो, इसलिए हमें अपने काम पर ही फोकस देना होगा। अनिका कहती है कि रोहित तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और आज रात अनिका और रोहित दोनों ही एक साथ कहीं जाने की तैयारी में लग जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाना। आप वीडियो को सुन लेते हैं और काफ़ी अच्छे से भी सुनते हैं, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी बरत देते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।